वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट। तो इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। फर्स्ट है डिफाइन एंड क्लासिफाई द सेट, सेकंड है लिस्ट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट। देखिए, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यह आप बिगिनिंग से, आई होप कि जब से आपने मैथमेटिक्स शुरू करा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें मैथमेटिक्स में सेट टर्म को आपने सुना होगा, या जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप स्टडी करते हो उसमें भी आपने सेट को बहुत सुना होगा। तो इट इज ए वेल नोन टर्म। तो यहाँ पे हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो कंप्यूटर साइंस में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें यूटिलाइजेशन होता है इसका। जैसे डिस्क्रीट मैथ के बाद जब आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी सेट का यूटिलाइजेशन होता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बाद अगर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कंपाइलर डिजाइन यूज करते हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं टर्म का, या डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम स्टडी करते हो तो वहाँ पे भी सेट का यूटिलाइजेशन होता है। और इसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती है। अगर मैं इसी सब्जेक्ट की बात करूं तो आप प्रोपोजिशनल लॉजिक में जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन वहाँ पे भी होगा। इवन ऐसे जितने भी लॉजिक से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, चाहे वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सेट्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आप जानते हैं इसको, लेकिन होता क्या है कि जब हम उसको नई तरीके से स्टडी करते हैं तो हमारी अटेंशन स्पैन डिफरेंट होती है। तो इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो देखिए, अगर हम सेट की बात करें तो बेसिकली व्हाट इज सेट? तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप क्या बोलेंगे? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? वी कैन कॉल दीज ऑब्जेक्ट्स एज एलिमेंट्स। क्या कह सकते हैं? वी कॉल देम एज एलिमेंट। ये हो गया हमारा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट्स, या ऑब्जेक्ट्स आर द एलिमेंट्स। तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो इसको आप जो रिप्रेजेंटेशन है, एक सेट इज रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस, प्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस। presented by these braces and capital alphabet and capital alpha। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल अल्फाबेट। एंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। स्मॉल अल्फाबेट्स कौन कौन से स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरे पास x एलिमेंट्स हैं और एक a सेट है, a इज ए सेट एंड x रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। मैं ये कहता हूं यह एक सिंपल एलिमेंट है x। अगर मैं कहता हूं ये x a को बिलोंग करता है, आई सेड x बिलोंग्स टू a। ये आप जानते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू। मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, तो इस x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है? I will write it as x belongs to A. A means x is in A. Is in A. Or you can say x is the element which is in set A. X is the element which is in set A. ये क्लियर है? अब मैं अगर ये कहता हूं, मैंने कहा कि से x does not belongs to A. x does not belongs to A. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको आप रीड करेंगे, x does not belongs to A means x is not in A. X is not
in A, or what you can say, or X is not the element which is in set A. X is not the element which is in A, which is in set A. इस तरह से आपने देखा कि हम इसी सेट को अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं बिलोंग करता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लार्जली अगर मैं सेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या है, एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशंस हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो हमारे 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन है। टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। तो लार्जली सेट्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। देखिए पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दीज आर 2 रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट एलिमेंट्स। तो जैसे आपको देखा था वो जो मैंने ऊपर अभी एग्जांपल लिया था जिसमें एक ए सेट था और 5 एलिमेंट्स अभी दिखाए थे, तो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। So in the roster form, it is just the listing out the element. Listing out the elements. For example, 1 2 3 4 and 5. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? You can represent it as A is equal to 1 2 3 4 and 5. Clear है? दिस इज जस्ट द लिस्टिंग आउट द एलिमेंट। तो आइए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म की, हेयर सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो उसको कैरेक्टराइज करता है। तो आपने 2 तरीके से देखा भी होगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। तो यहाँ से आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि वो भी सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में है, और जो अभी हम ये फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फॉर्म उसकी प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज करता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इस सेट की दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 12 वेयर ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट। देखिए दिस सिंबल इज यूज फॉर द सच दैट। दिस सिंबल जो हम ये यूज कर रहे हैं, दिस इज यूज फॉर सच दैट एक्स लेस देन 10, जैसा उसने ऊपर मेंशन किया हुआ, एंड एक्स इज इवन, मतलब लेस देन 12 है लेकिन वो है क्या, इवन है। तो इवन में क्या क्या वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, इसका मतलब ये बात हो रही है कि इसकी 2 की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, 8 की बात हो रही है और 10 की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक नेचुरल नंबर है। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स द नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो दीज आर द 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही रिप्रेजेंटेशन हमें इधर देनी होती कि सेट ऑफ, अगर मुझे यही सेम रिप्रेजेंटेशन, इसी का रिप्रेजेंटेशन मुझे रोस्टर फॉर्म में देना होता, तो रोस्टर फॉर्म में ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करता, इन द रोस्टर फॉर्म इट विल लुक लाइक सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। तो आप क्या लिखते, ए इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, वो होल नंबर में आता है। तो 2 4 6 8 एंड 10। लेस देन क्या हुआ, उसने लेस देन इक्वल टू नहीं कहा, उसने लेस देन कहा। तो इसी का ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है और ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप कि मतलब आपको यहाँ पे काफी हद तक क्लैरिटी हुई होगी कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले
डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को स्टडी करने से पहले आई होप कि आपको कुछ नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो आपने पहले डिस्कस किया होगा या स्टडी किया होगा, जिसमें हम देखते थे कि भाई होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि उन सबका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसलिए आइए थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं। तो सेट्स इन नंबर सिस्टम, सेट्स इन नंबर सिस्टम कौन कौन से आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, जैसा आप जानते हैं, एंड दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो। These are the natural numbers. Next is integers. देखिए अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, और इसके अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो यू कैन राइट इट एज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो। तो दीज आर द इंटीजर्स। आइए नेचुरल नंबर्स के बाद आपने इंटीजर्स को देखा। नेक्स्ट वन इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय w इज इक्वल टू, लेकिन नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो एड ऑन कर देंगे तो दिस नेचुरल नंबर बिकम्स द होल नंबर। 0 1 2 3 4, these are the whole numbers। तो देखिए रैशनल नंबर्स में क्या होगा, आप ये जानते हैं कि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या देखा, q, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय q। q इज इक्वल टू क्या, x है, सच दैट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट सच दैट x इज p बाई q। किसी नंबर को आप p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। This is the definition of rational numbers. Next is real numbers. तो real numbers का representation हम किससे करेंगे, r से। You can write it as r is equal to x such that x is rational और irrational, कोई भी हो सकता। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। ये आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, एंड सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। इसकी फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, जहां पे ए और बी दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं, और आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस 1। तो दीज आर द डिफरेंट सेट्स, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन कहीं पे भी क्वेश्चन में आ सकता है। वो कोई टर्म यूज कर ले, जैसे अभी उसने प्रीवियसली नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 12 की बात करी थी, तो हमने नेचुरल नंबर उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया था। अगर वो इंटीजर कहेगा तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी इंक्लूडिंग जीरो। ऑल नंबर में जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स, वेयर एक्स इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रियल नंबर्स की बात करेंगे तो x इज रैशनल और इरेशनल, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो ये वैल्यू इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा कि सेट क्या होता है और डिफरेंट नंबर सिस्टम के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे खाली ये देखा कि सेट क्या होता है और डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो या सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अभी हमें यहाँ पे देखना है कि डिफरेंट टाइप के सेट्स कौन कौन से। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स और मैं कहूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, तो ये जानते हैं दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। टाइप्स ऑफ सेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सेट की बात करें तो जैसे कौन कौन से सेट्स हो सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, सेट होता है, सबसेट होता है, आपने डिसजॉइंट सेट सुना होगा, आपने एम्प्टी सेट सुना होगा, आपने सिंगलेटन सेट सुना होगा, आपने पावर सेट सुना होगा। तो ये सब किसके टाइप्स हैं, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सेट्स और द वेरियस टाइप ऑफ सेट्स। भाई इनको वन बाय वन हम विद एग्जांपल स्टडी करते हैं, जिससे कि आपको चीजें क्लियर रहें, और आप इनके नोट साथ साथ बनाते चलना, क्योंकि बाद में आपको
ये सारी चीजें आपको एक ऑर्गेनाइज वे में मिल रही है, नोट्स आपके प्रिपेयर रहेंगे तो आपको रिवीजन करना इजी होगा। तो ये देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेट, दैट इज नल सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो नल सेट को आप अलग अलग नेम से कॉल करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, और एम्प्टी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, वॉइड से, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए वॉइड सेट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 5। It is represented by 5, where 5 is a null set or empty set or void set। ये इसके डिफरेंट टर्म्स हैं। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं से x इज इक्वल टू, जैसे एक सेट है a इज इक्वल टू x, वेयर x इज एन इंटीजर एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 1 and 2। अब आप देखिए एक 1 और 2 के बीच में क्या कोई इंटीजर लाई करता है, तो आप क्या कहेंगे, नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 5। द वैल्यू ऑफ a इज 5। 5 का मतलब क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट्स ए नल सेट। इट इज ए नल सेट और void set, or you can call it as empty set। You can call it a empty set। तो ये देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेट। हमने फर्स्ट देखा नल सेट, सेकंड इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की जब भी हम बात करेंगे तो फाइनाइट में और इनफाइनाइट में क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आप जानते हैं लिमिटेड, और इनफाइनाइट का मतलब भी आप जानते हैं अनलिमिटेड। तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो क्या है, फाइनाइट है, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उस वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। आप क्या बोलेंगे, सेट इज फाइनाइट इफ इट इज इधर एम्प्टी और हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, या तो वो एम्प्टी है या उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, या तो वो सेट एम्प्टी है या उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मान लिया एक अगर सेट को रिप्रेजेंट करता है तो दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। आइए देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो देखिए लार्जली अभी हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि चीजें होती क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हमारा नेक्स्ट फेज में आएगा। तो सेट ऑफ वॉवेल्स हमने देखा, ये सेट ऑफ वॉवेल्स रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट को। आइए बात करते हैं किसकी, इनफाइनाइट सेट। A set is infinite if it is having infinite many elements। और आप इसको ये भी कह सकते हैं the set which is not finite that is infinite। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपसे sum of, या you can say set of natural numbers। For example, the set of natural numbers। ये क्या कहलाएगा, it is called an infinite set, or you can represent it as a is equal to say 1 2 3 4 5, और ये वैल्यूज डैश 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 कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी हो सकती है। तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है, क्योंकि ये जो है, ये जो डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट से। आप जानते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू। ये भी हमने नल सेट को डिस्कस किया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट को डिस्कस किया। आइए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेट, सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट नाम से पता चल रहा है, सिंगलेटन का मतलब क्या हुआ, सिंगल एलिमेंट। ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट।
one or single element is called singleton set. For example, आपने लिखा a is equal to 1 या आपने लिखा 2, एक एक एलिमेंट है उसके अंदर से 10 एनी वैल्यू, तो ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे ऑल रिप्रेजेंट टू द सिंगलेटन सेट। ये अलग अलग डिफरेंट सेट्स हैं, 3 डिफरेंट सिंगलेटन सेट्स हैं। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। नाम से ही पता चल रहा है वो 2 डिफरेंट सेट्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Two sets are said to be equal sets having same elements. That is, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 डिफरेंट सेट्स हैं A एंड B, अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं तो each element of A belongs to B and each element of B belongs to A. So each element of A belongs to B and each element of B belongs to A. तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। तो इसके एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है। 5th वन, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, तो देखिए सब का मतलब क्या होगा? ये पार्ट होगा, सुपरसेट मतलब उसके अंदर ज्यादा वैल्यूज होंगी, मतलब इसके अंदर लेस नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। ये क्या होगा? सब पार्ट ऑफ ए पार्ट। तो सुपरसेट क्या होगा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सबसेट्स इंक्लूडेड होंगे। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट क्या कहता है? सपोज करो मेरे पास A एंड B 2 सेट्स हैं और एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, यानी क्या लिखा? एवरी एलिमेंट ऑफ A belongs to B, एवरी एलिमेंट ऑफ A belongs to B। इसका मतलब क्या हुआ? A का हर एक एलिमेंट B को बिलोंग करता है। तो जब A का हर एक एलिमेंट B को बिलोंग करता है, इट मींस A इज ए सबसेट ऑफ B। इट मींस A इज ए सबसेट ऑफ B। यहां तक क्लियर हो गया? और सबसेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज, यू कैन राइट इट एज A इज ए सबसेट ऑफ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि A B का सबसेट नहीं है, if A is not the subset of B, then it is represented by in this way। क्लियर है? आइए अब हम डिस्कस करते हैं सुपरसेट को। तो ये देखते हैं सुपरसेट। तो देखिए जैसा आपने यहाँ पे क्या देखा था, एवरी एलिमेंट ऑफ A belongs to B, इट मींस A is सबसेट ऑफ B। अब इसका अगर हम रिवर्स कर दें कि अगर A कंटेन करता है सारे एलिमेंट ऑफ B को, मतलब इसी की सिर्फ एक वर्डिंग का चेंज कर दें, इसको जस्ट उल्टा रीड करना शुरू कर दें कि इफ मान लिया मेरे पास A एंड B 2 सेट्स हैं और मैं कहता हूं कि A कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ B। मैंने क्या लिखा? A कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ B। A contains every element of B। तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट मींस A इज द सुपरसेट एंड B इज द सबसेट। मतलब इसी को हम जस्ट रिवर्स रीड कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एंड इट मींस, इसका मीनिंग हुआ A इज द सुपरसेट ऑफ B। इट मींस A इज द सुपरसेट ऑफ B। A is the superset of B and it is represented by A is the superset of B। क्लियर हो गया? अब आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। दोनों का एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 डिफरेंट सेट्स हैं, 2 सेट्स, कंसीडर द 2 सेट्स
तो मेरे पास फर्स्ट सेट है ए जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3। एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6। ये टू डिफरेंट सेट्स। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, देखिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू बी। देखिए इसमें आपने देखा फर्स्ट केस अगर मैं कहता हूं ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, सॉरी ए इज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी। ये हमारा क्या हो गया, सबसेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड केस में अगर मैं देखूं बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मैं इसको ऐसे भी तो रीड कर सकता हूं जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताया था। सो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, so I can write it as B contains, या set B contains all the elements of A, all the elements of set A। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक कि आप इन चीजों को बड़े आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें। अभी तो हम यहाँ पे सेट की एबीसीडी स्टडी कर रहे हैं, जब इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये चीजें आप बाय डिफॉल्ट वहां पे देख पाएंगे। और अगर ये आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम को समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सेट की प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे समझ में नहीं आती। इन सेट का एक अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब आगे स्टडी करेंगे तो देखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वी कॉल दैट डायग्राम एज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना और भी इजी हो जाता है। सो की पॉइंट्स अबाउट सबसेट एंड सुपरसेट, यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये वर्ड्स मैंने बीच बीच में भी बोले हैं लेकिन आपने नोट्स प्रिपेयर, उसको जो मैं बोलता हूं उसको कम ही स्टूडेंट नोट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे मैंने बताया था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। If A is a finite set of cardinality n, then the total number of subsets of A are 2 to the power n. So you need to remember all these three key points. तो कई बार एग्जामिनेशन, आप कुछ ऐसे एग्जामिनेशन में भी अपियर करते हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे ये चीजें मेन रोल प्ले करती हैं। तो थर्ड की पॉइंट है, वैसे तो सारी मेन की पॉइंट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ है, एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, या एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी एम्प्टी। क्या एम्प्टी तो एक ही है। A is a finite set of cardinality n, then the total number of subsets of A are 2 to the power n. इसने क्या कहा, A is a finite set of cardinality n। अब देखिए यहाँ पे एक नई टर्म आई है कार्डिनलिटी, इसको मैं इसके कार्डिनलिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power n। तो अगर इस थर्ड को मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूं तो कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, मुझे इसके सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 4। कार्डिनलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power n। तो इससे हमारी क्या बन जाएंगे, इससे हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 4। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो एक वो सेट जिसमें ओनली 4 एलिमेंट्स हैं या उसकी कार्डिनलिटी 4 है तो उससे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 16। दीज आर द की पॉइंट्स, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट ऑल दीज की पॉइंट्स। आइए अब देखते हैं पावर सेट। नाम से ही पता चल रहा है पावर सेट, तो कुछ पावर होगी। अगर मान लिया मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power n एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये ऊपर जो की पॉइंट मैंने आपको बताया इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेट और पावर सेट। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अलग अलग टाइप से होगा। तो सेट, पावर सेट और जो मैंने अभी ऊपर सबसेट का कॉन्सेप्ट बताया था उससे इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन ये उससे रिलेटेड ही है। तो अगर मैं कहता हूं कि पावर सेट क्या है, तो अगर मेरे पास एक सेट है, a set
ऑफ n एलिमेंट्स, सेट ऑफ n एलिमेंट्स। सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया से a से। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पावर सेट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 to the power n एलिमेंट्स। अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power n एलिमेंट्स। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास एक सेट है, सेट ए, जिसकी वैल्यूज क्या क्या है? उसमें वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 3, ये डिफरेंट 3 वैल्यूज हैं। ये वैल्यू 10 20 30 भी हो सकती है। ये मेरे पास एक सेट है और मुझे इसके पावर सेट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द पावर सेट। तो पावर सेट में सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जो मैंने अभी पावर सेट की डेफिनेशन बताई है, अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट्स होंगे। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि भाई मेरे पास a इज इक्वल टू क्या है गिवन, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, दीज आर द 3 एलिमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। वो कोई भी वैल्यूज हो सकती थी। तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 to the power 3 विच इज 8। अब ये जो 8 वैल्यू आई है, अब ये 8 कौन कौन सी वैल्यूज होंगी इसको समझना जरूरी है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि पावर सेट में ये 8 वैल्यूज क्या क्या होंगी। इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी 5 एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या होगी? सिंगल सिंगल आ जाएगी, सिंगलेटन आ जाएगा 1 2 3। उसके बाद 2 2 का कॉम्बिनेशन, 2 2 के कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा? 1 2 1 3 10 2 3 1 3 3 1, बात एक ही है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 और 2 एक सेट में आ चुके हैं, 1 3 आ चुका है, 2 3 आ चुका है। अब कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 7 एंड लास्ट 3 का कॉम्बिनेशन 1 2। तो देखिए इस केस में आपने देखा कि ये मेरे पास पावर सेट है। सो दिस इज द पावर सेट, बेसिकली दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। और इसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स। इसको हमेशा जो नल सेट होगा वो फर्स्ट होगा, देन सिंगलेटन आ जाएंगे 1 2 3 4, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन 5 6 7, फिर 3 3 के कॉम्बिनेशन 8। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स थे तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए? हमारे 8 एलिमेंट। तो दिस इज पावर सेट। आइए अब अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट सेट। लास्ट जो टाइप ऑफ सेट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। जैसे कहते हैं भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यहाँ पे अगर हम इस अपने कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में? वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। तो किसी भी सेट को अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसके सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे कि वो एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट इज ए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो देखिए a set that contains all objects in a given context is called universal set and it is denoted by mu or u. For example, in plane geometry, the set of all points in the plane is the universal set. जितने भी प्लेन में पॉइंट्स होंगे वो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। लेकिन वो किसकी बात हो रही है? अबाउट प्लेन ज्योमेट्री। So all points in the plane in respect to the plane geometry is the universal. तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट नेचुरल नंबर्स विल बी द यूनिवर्सल सेट। इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या? डिविजिबिलिटी है और नंबर्स कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। और कैसे होंगे? वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को डिस्कस किया, विद एग्जांपल भी अंडरस्टैंड किया।
आई होप कि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसको यहाँ पे अचीव कर लिया। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अभी देखिए कोई भी अगर आपके पास सेट गिवन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे दो डिफरेंट सेट्स हैं आप उनका यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो, या और क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनियन है या इंटरसेक्शन है, उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, डिमोर्गन्स लॉ होता है। तो वो सारे लॉज किसकी कैटेगरी में आएंगे, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो वो ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस इज अवर सेकंड लर्निंग आउटकम जिसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक में इसी सेक्शन के। वो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं और उन ऑपरेशन के साथ ही हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को हम आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, properties or you can call them identity। Identities of sets। तो you need to remember all these properties क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो प्रूफ का डिस्कशन हम सेकंड टॉपिक में करेंगे जहां पे हम ऑपरेशंस स्टडी करेंगे। तो ए का अगर उसी के साथ हम यूनियन करेंगे तो वही सेम सेट आ जाएगा। अगर ए मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि एक सेट है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास ए बी सी ये क्या है, डिफरेंट सेट्स हैं। तो अगर किसी सेट ए को उसी के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि उसमें रिडंडेंसी नहीं आती। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी नहीं होती। अगर सेम सेट का उसी से आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेम कॉमन एलिमेंट उसी के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट गिवन है। तो ये U क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे U रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को और ये आप अंडरस्टूड ही है एंड इट रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही है, ए का मैं यू के साथ मतलब ए का बी के साथ यूनियन करूं या बी का यूनियन ए के साथ करूं सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ए का मैं बी के साथ इंटरसेक्शन करूं या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करूं तो भी हमें सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स ही मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये आपने डिस्कस स्टडी किया होगा और आपको पता भी होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, तो अगर हम यूनियन की बात करें तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ए का यूनियन बी यूनियन साथ की बी यूनियन सी के साथ करें या ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन करें तो रिजल्ट सेम प्रोड्यूस हो। सिमिलरली विद द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी किसको फॉलो करता है, इट आल्सो फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। इज योर एसोसिएटिव। इन सबके प्रूफ भी एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में जब प्रूफ आएंगे तो हम जब ऑपरेशन डिस्कस करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां पे इसके प्रूफ भी करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी डिस्कस करेंगे। प्रूफ को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रूफ को अटेम्प्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, उन सभी को हम तभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं कि भाई यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनियन, तो ये आप देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन जो ऑपरेशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आल्सो फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। C minus A is equivalent to C intersection A। देखिए माइनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनियन, सिमिलरली माइनस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरसेक्शन। बस वो क्या कर देता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में। C माइनस A, C माइनस B। ये आप बताइए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम वैल्यू। तो डिमॉर्गन्स लॉ आप जानते हैं, से A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं दिस इज द डिमॉर्गन।
दिस इज द De Morgan's लॉ। क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से चीजें वर्क करती है। तो यही लॉज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जब आप प्रोपोजिशनल लॉजिक डिस्कस करोगे तो एसोसिएटिव लॉ, वहां पे भी क्या होगा, एंड और ऑपरेटर आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, कैसे एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है और कैसे कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमें इसमें काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जब ऑपरेशंस को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वहीं पे हम इसके वेन डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज जो हम, जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे सेकंड लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर लिया है, दैट इज लिस्ट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इस टॉपिक के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि इसको कंप्लीट करने के बाद आपके 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करोगे। I hope you have achieved these 2 learning outcome. Now you are able to define and classify the set. आप बता सकते हैं set is a collection of objects. दूसरा, साथ साथ आप बताएंगे कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 फॉर्म में होता है। एक तो आपने देखा था कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इन दोनों फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों की रिप्रेजेंटेशन आपने अलग अलग देखी थी विद एग्जाम्पल। वैसे एग्जामिनेशन में भी अगर सेट की डेफिनेशन आती है तो आप उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सेट है, जिसमें हमने सेट को 8 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया और उसको 1 बाय 1 डिस्कस किया विद सुटेबल एग्जांपल, इंक्लूडिंग नल सेट। या नल सेट के साथ साथ हमने दूसरा क्या ऑप्शन स्टडी किया था, यहाँ पे नल सेट के साथ साथ हमने देखा था सिंगलेटन सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, या पावर सेट क्या होता है, एंड मैनी मोर सेट्स जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो वो आपको एक एक पता होना चाहिए, और अगर आप एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। फिर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा, जिसमें हमने लार्जली देखा कि कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ कैसे फॉलो होता है। यहाँ पे हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस ऑपरेशन को डिस्कस किया था। इन वैसे तो ऑपरेशन हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और उसकी आइडेंटिटी, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें ऑपरेशन पता नहीं होगा तो उसका प्रूफ हम नहीं कर पाएंगे। ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेट था, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप कि इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या डेफिनेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन आती है तो आप उसे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे, और इसकी डिटेल प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है।